Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है वैदिक पद्धति और इस पाठ्यक्रम में जो व्याख्यान लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ उसका शीर्षक है वैदिक प्रणाली, इसके महत्व और कार्य। वैदिक प्रणाली क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और किसी वैदिक प्रणाली के संदर्भ में वैदिक पद्धति का क्या महत्व है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में हम वैदिक पद्धति के अध्ययन की आवश्यकता को समझने का प्रयास करेंगे। किसी राष्ट्र के संदर्भ में उस राष्ट्र की वैदिक पद्धति का अध्ययन करना क्यों आवश्यक हो जाता है? क्या उस वैदिक पद्धति के अध्ययन के बिना हम उस वैदिक प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसको समझ सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं या नहीं? इस संदर्भ में हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान में हम वैदिक पद्धति के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। क्यों किसी वैदिक व्यवस्था के लिए वैदिक पद्धति आवश्यक है और किसी भी वैदिक व्यवस्था के लिए ये जो वैदिक पद्धति का निर्माण होता है, यह एक लंबे समय के फलस्वरूप बनता है। वैदिक पद्धति एक दिन में विकसित नहीं होती है। वैदिक पद्धति के विकसित होने में वर्षों का समय लग जाता है। अगर हम भारत में वैदिक पद्धति की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 75 वर्षों में आज जो वैदिक व्यवस्था है उसमें जो वैदिक पद्धतियां शामिल हैं, जो विधि के विभिन्न संकल्पनाओं को सम्मिलित किया गया है, उसका अपने आप में एक लंबा इतिहास रहा हुआ है और उसके बाद वो विकसित होती हैं। इसके पश्चात हम एक वैदिक प्रणाली के संबंध में जो कॉमन लॉ प्रणाली और सिविल लॉ प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके जो वैदिक पद्धति है या फिर जो वैदिक प्रणाली है उसमें क्या-क्या विशिष्टताएं हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम वैदिक प्रणाली में विधि के स्रोतों को जानने और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। किसी भी वैदिक प्रणाली के लिए विधि के स्रोत का क्या महत्व है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम इस व्याख्यान में विधि की प्रणाली में विधि के शासन की अवधारणा का क्या महत्व है और कैसे विधि के शासन की अवधारणा किसी विधिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस व्याख्यान में हम किसी विधिक प्रणाली के संदर्भ में जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, कैसे वहाँ पर उसको लागू किया जाता है और ये किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम विधि के शासन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी विधिक पद्धति के संदर्भ में विधि के शासन के सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है या उसको हम उपयोग में ला सकते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में हम विधिक प्रणाली में जो आधुनिक न्याय प्रणाली विकसित हुई है या फिर विधिक प्रणाली में न्याय प्रणाली कैसे कार्य करती है, विधिक व्यवस्था में न्याय प्रणाली का विकास कैसे होता है और कैसे ये अपने कार्यों का निर्वहन करता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस व्याख्यान में हम किसी विधिक व्यवस्था के तहत जो विधिक प्रणाली विकसित हुई है उस विधिक प्रणाली में क्या क्या आवश्यक बातें हैं उनको समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। जब हम किसी विधिक व्यवस्था के तहत विधिक प्रणाली की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो विधिक प्रणाली है उस विधिक प्रणाली के माध्यम से समाज में एक सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। समाज में स्थापित किए जाने वाले सामाजिक नियंत्रण के लिए जो विधिक पद्धति है उसका अध्ययन, उसकी समझदारी बहुत आवश्यक हो जाती है। विधि को सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में सर्वाधिक प्रभावी ढंग से हम तब उपयोग में ला सकते हैं
जब हम यह समझ जाएं कि एक विधिक पद्धति की विशिष्टताएं क्या हैं। अगर विधिक पद्धति की विशिष्टताएं हम नहीं जान पा रहे हैं या उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं, तो विधि को हम एक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम के रूप में उपयोग में नहीं ला पाएंगे। इस संदर्भ में विधिक पद्धति के अध्ययन को हम यहाँ पर विस्तृत में देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि विधिक पद्धति एक तकनीक या फिर तरीका है जिसके द्वारा समाज में विधि के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो विधिक पद्धति के नाम पर हम जो विधि के तकनीकी पक्ष हैं उन तकनीकी पक्षों को जानने का प्रयास करते हैं। जब किसी विधि को समाज में प्रवर्तनीय बनाया जाता है तो वो विधि की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस विधिक पद्धति की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके आधार पर वह विधि प्रवर्तनीय होगा, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। और जब हम तकनीकी की बात करते हैं तो विधिक पद्धति में अगर हम बात करें तो विधिक पद्धति में ढेर सारे तकनीक शामिल हैं जो कि किसी विधिक व्यवस्था के लिए मूलभूत हैं। उनको हम समझते हैं, उसके आगे उसके आधार पर हम उस विधिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम विधिक पद्धति की जो तकनीकी हैं उनको नहीं समझ पाते हैं तो शायद विधिक व्यवस्था की जो हमारी जानकारी है वो अधूरी रही है। और इसी संदर्भ में जो विधिक पद्धति ये विषय एक आधुनिक विषय विकसित हुआ है और इसे अब विधि के पेशे में या फिर विधि के जो छात्र हैं उन्हें हर महाविद्यालयों में, विधि विद्यालयों में इसे ऑफर किया जा रहा है और उन्हें विधिक पद्धति का यह विषय पढ़ाया जा रहा है। विधिक पद्धति अगर आप कहें तो स्पष्ट शब्दों में आपस में कोई एक विषय नहीं है, बल्कि यह विधि के अनेक विषयों का एक समुच्चय है। समुच्चय से तात्पर्य यहाँ पर हम विधि के जो मूलभूत तकनीकी पक्ष हैं उसको हम इस विधिक पद्धति के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि अगर हम विधिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस विधिक व्यवस्था में एक न्यायिक प्रणाली होगी और उस न्यायिक प्रणाली में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया गया है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की इस संकल्पना को समझना विधिक पद्धति या फिर विधिक प्रणाली को समझने का एक प्रयास होगा। साथ ही साथ जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत हैं या फिर विधि के शासन की अवधारणा है या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं या फिर विधि के स्रोत की खोज है, इन सभी पहलुओं को समझना विधिक पद्धति का अध्ययन है। विधिक पद्धति का जो ये विषय है ये हाल के वर्षों में शुरू हुआ है और यह किसी विशेष विधि या विधि की शाखा को सीखने के बारे में नहीं है। यह किसी विशेष या विधि की शाखा को सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि विधि के उपयोग की पद्धति के बारे में है। अर्थात इस विषय के माध्यम से हम यह जानने में सक्षम होंगे कि विधि का उपयोग कैसे किया जाना है और विधि के उपयोग के लिए जो विधि के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको जानने की आवश्यकता है। तो विधिक पद्धति विषय में हम उन मूलभूत सिद्धांतों को जानने का प्रयास करते हैं। विधिक पद्धति की कोई आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है। आप जिस भी तकनीकी को मानते हैं कि यह विधिक पद्धति को जानने के लिए, समझने के लिए मूलभूत है, आवश्यक है, उसका अध्ययन करते हैं, आप विधिक पद्धति का अध्ययन करते हैं, ऐसा माना जाएगा। तो विधिक पद्धति कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे परिभाषित किया जाए। यह विस्तृत अर्थों में विधिक पद्धति एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम किसी विधिक व्यवस्था के संदर्भ में, किसी विधिक प्रणाली के संबंध में उसकी जो विशिष्टताएं हैं, उसके जो विभिन्न तकनीकी पक्ष हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ हम विधिक पद्धति में विधि और काम, उसके काम करने के तरीके का अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि विधि का निर्माण किसी समाज के संदर्भ में किया जाता है और विधि उस समाज में जो न्याय का आदर्श है उसे प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह विधि कैसे कार्य करती है। क्या विधि के केवल निर्माण मात्र से किसी समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर न्याय का उच्च आदर्श प्राप्त किया जाएगा? शायद नहीं। विधि के निर्माण के पश्चात उस विधि का प्रवर्तन या विधि का लागू किया जाना आवश्यक है और
विधि के पेशे से जुड़े सभी लोगों के लिए, चाहे वह वकील हों, चाहे वह शिक्षक हों, चाहे वह छात्र हों, उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह जाने कि विधि कैसे प्रवर्तनीय होती है, कैसे लागू होती है। जब हम विधि के इस पक्ष का अध्ययन करते हैं, तो संभवतः हम विधिक पद्धति का अध्ययन करते हैं। और विधिक पद्धति का अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि हम विधि को बहुत ही समग्र रूप से समझ सकें कि विधि क्या है और कैसे इसे किसी समाज के एक विशिष्ट संदर्भ में लागू किया गया है। विधिक पद्धति से तात्पर्य उस विषय से है जो विद्यार्थियों को विधि को कैसे खोजें, कहाँ खोजें और कैसे लागू करें, इसकी तकनीकी का ज्ञान दिलाता है। तो जब हम विधि की बात करते हैं तो विधि क्या है, विधि कहाँ पाई जाती है, विधि कैसे निर्मित होती है, विधि के क्या स्रोत हैं, हम विधि को कैसे लागू कर सकते हैं, हम विधि का कैसे लाभ ले सकते हैं, ये वो प्रश्न हैं जिसे हम विधिक पद्धति के विषय के अधीन समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर यह जानना आवश्यक हो जाता है, जब हम किसी विधि का अध्ययन करते हैं तो विधि के अध्ययन के संदर्भ में विधि की कुछ मूलभूत बातें होती हैं। जैसे अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के कुछ उच्च आदर्श हैं। अगर हम उन उच्च आदर्शों को एक संकल्पनात्मक रूप से समझने का प्रयास करते हैं तो हम हम भारत के संविधान के संदर्भ में विधिक पद्धति को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत के संविधान में समानता के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो भारत के संविधान को पढ़ने के लिए जो एक विधिक पद्धति होगी, उसमें समानता के अधिकार की संकल्पना को समझना और पढ़ना उसकी विधिक पद्धति का एक भाग होगा। तो विधिक पद्धति के माध्यम से हम बहुत ही समग्र रूप से विधि को जानने, समझने और उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। वास्तव में विधिक पद्धति का कोई एक सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है। विधिक पद्धति का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है और विधि को बनाने, विधि के लागू करने और साथ ही साथ विधि के प्रवर्तनीय होने के संदर्भ में हम जिन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, हम जिन नियमों उपनियमों का अध्ययन करते हैं, उसमें हम उन्हें हम विधि के पद्धति के विषय में शामिल कर सकते हैं। हमारे लिए क्यों आवश्यक है कि हम विधिक पद्धति को जानें? विधि की एक मूलभूत संकल्पना ये है, जब राज्य एक उपधारणा करके चलता है कि व्यक्ति विधि को जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति का उपयोग किया जाता है और कहा जाता है कि विधि की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। अर्थात अगर आपको विधि का ज्ञान नहीं है तो इसके लिए राज्य जिम्मेदार नहीं होगा और आप उस अज्ञानता के आधार पर यह नहीं कह सकते कि आपको विधि के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अगर हम कभी ये कहें कि हमारे अगेंस्ट अगर ये अभियोग लगाया जाए कि हमने विधि का उल्लंघन किया है और हम ये कहें कि हमें विधि की जानकारी नहीं थी, तो ऐसा कहना किसी भी संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि राज्य उपधारणा करके चलता है कि सारे नागरिक विधि को जानते हैं। तो विधि को जानना और विधि को जानने के लिए विधिक पद्धति को जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में विधिक पद्धति को जब हम अध्ययन करते हैं तो मूलतः हम विधि को एक पेशेवर विधिज्ञ के रूप में जानने का प्रयास करते हैं। विधिक पद्धति को वकील की तरह सोचने की जो शक्ति होती है या उस तकनीक को समझने का उसका जो प्रयास होता है, उसका जो विश्लेषण होता है, उसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। अर्थात एक पेशेवर के रूप में हम विधि को कैसे समझते हैं, जब हम यह प्रयास करते हैं तब कहा जाता है कि हम विधिक पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि विधिक व्यवस्था में जो विधिक पेशेवर हैं वह एक ग्रुप है जिनके माध्यम से विधि को प्रवर्तनीय बनाया जाता है या फिर न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है। अगर इस समूह को हम किनारे कर दें, इनको हटा दिया जाए तो शायद विधिक व्यवस्था रुक जाएगी, ठप हो जाएगी। ऐसे में हर वो व्यक्ति जिसके पास विधिक पेशेवर की योग्यता नहीं है, विधिक पेशे में शामिल होने की योग्यता नहीं है, लेकिन वह विधि को जानना चाहता है, तो उसके लिए विधिक पद्धति का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है।
और विधि का अध्ययन एक सामान्य अध्ययन नहीं है। विधि के अध्ययन के लिए ढेर सारे सिद्धांतों, ढेर सारे नियमों, उपनियमों और ढेर सारे प्रावधानों को जानने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारा जो एक अप्रोच डेवलप होता है, जो एक दृष्टिकोण विकसित होता है, वह हमें विधिक पद्धति के अध्ययन से प्राप्त होता है। विधिक पद्धति का लक्ष्य वकीलों द्वारा नियोजित विभिन्न बौद्धिक पद्धतियों का परिचय देना है। अर्थात जब एक पेशेवर विधि को पढ़ता है, विधि को समझता है या फिर विधि को लागू करने की बात करता है, तो वह विधि को कैसे समझता है, और एक आम आदमी जब विधि को पढ़ता है तो वह विधि को कैसे समझता है। इस संदर्भ में यहाँ पर आप एक मूलभूत अंतर पाएंगे कि जो विधिक पेशेवर होता है, जो विधिक पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, वह विधि को एक समग्र रूप में समझता और जानता है, जबकि एक सामान्य नागरिक विधि को बहुत ही संकीर्ण रूप में जानता है। ऐसे में जो वो संकीर्ण ज्ञान है विधि का, वह उस व्यक्ति के लिए लाभदायक या उपयोगी नहीं हो सकता है। आवश्यकता यहाँ पर है कि उस व्यक्ति को विधिक जो पद्धति है उसका पर्याप्त ज्ञान हो, जिसके आधार पर वह विधि के एक समग्र ज्ञान को अर्जित कर सके। इसके लिए विधिक पद्धति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। अगर हम विधिक पद्धति की बात करें तो विधिक पद्धति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन विधिक पद्धति की 3 विशेषताओं को यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। पहला ये है कि विधिक पद्धति में हम विधिक शोध और लेखन की मूल बातों को समझते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। उचित शोध कैसे किया जाए, उचित शोध कैसे तैयार किया जाए, शोध प्रश्न कैसे तैयार किया जाए, विधिक और अन्य सामग्री की बारीकियों को कैसे समझा जाए या फिर उसे आलोचनात्मक रूप से कैसे समझा जाए, पढ़ा जाए, इसका हम अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब आप विधिक पेशे की बात करते हैं तो विधिक अध्ययन के लिए आवश्यक हो जाता है कि विधिक शोध और लेखन किया जाए। विधिक शोध और लेखन के माध्यम से जो विधि का निरंतर विकास हो रहा है या जो विधि के समक्ष नई चुनौतियां आ रही हैं, उसका एक समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में विधिक पद्धति के नाम पर जो विधिक शोध और विधिक लेखन की कला है या फिर विधिक शोध का जो प्रश्न तैयार करने की या उसकी परिकल्पना तैयार करने की जो कला है, इसका हम अध्ययन विधिक पद्धति के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विधिक पद्धति के अंतर्गत जो पहला यहाँ पर उसकी विशेषता है, वह विधिक शोध, विधिक लेखन या फिर विधिक परिकल्पना के निर्माण से संबंधित है। इसकी कला अगर एक व्यक्ति को आती है तो वह विधि को समग्र रूप से जान सकता है, समझ सकता है या फिर उस विधि को नई चुनौतियों के संदर्भ में लागू कर सकता है और विधि को समग्र रूप से जान सकता है। यहाँ पर जब हम विधिक पद्धति की बात करते हैं तो उसकी दूसरी विशेषता यह है कि विधिक पद्धति के माध्यम से हम तर्क की संवादात्मक प्रकृति और समुदाय में तर्कपूर्ण असहमति के केंद्रीय स्थान को समझने या फिर उसके अनुभव का प्रयास करते हैं। विधि के अध्ययन के लिए तर्क पूर्णता बहुत ही आवश्यक है और कहा भी जाता है कि विधि केवल और केवल एक प्रज्ञाशील व्यक्ति का तर्क है। आप उस तर्क शक्ति को कैसे विकसित करते हैं, उस तर्क शक्ति को संवादात्मक विचारों में कैसे आप शामिल कर सकते हैं या फिर असहमति के दौर में तर्कपूर्ण तरीके से असहमति कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इन सारे पक्षों को जानना वैदिक पद्धति के अध्ययन में शामिल है। इसके माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हम तार्किक रूप से तार्किक शक्ति का प्रयोग करके तार्किक दृष्टिकोण से कैसे विधि को समझ सकते हैं। यह वैदिक पद्धति में का एक विषय है। इसके बाद जो यहाँ पर तीसरा पक्ष है, तीसरा लक्ष्य है विधिक पद्धति का या फिर तीसरी विशेषता है विधिक पद्धति की, वह है आप जिस बड़े सामाजिक और राजनीतिक दायरे में रहते हैं उसमें विधि के स्थान और वकीलों और नागरिकों की स्थिति पर विचार करना। अगर हम विधिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इस विधिक व्यवस्था में जो विधिक पेशेवर हैं उनका क्या योगदान है या फिर
सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में विधि का क्या महत्व है? क्या आप किसी ऐसे राज्य की संकल्पना कर सकते हैं? क्या आप किसी ऐसे समाज की संकल्पना कर सकते हैं जहाँ कोई विधि ना हो? क्या आप ऐसे किसी राजनीतिक समाज की संकल्पना कर सकते हैं जो किसी विधि पर आधारित नहीं है? अर्थात सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में विधि के अध्ययन की आवश्यकता होती है, विधि के समझ की आवश्यकता होती है और ऐसे में जो विधि का स्थान है और उसे जानने वाले जो विधिज्ञ पेशेवर हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या भूमिका है और वो कैसे अपना योगदान देते हैं, उसको जानने का प्रयास हम करते हैं। अगर हम देखें तो किसी विवाद के संदर्भ में हम बहुत ही कम समय में एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि विवाद के संदर्भ में कौन दोषी है और किसे उपचार मिलना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति कैसे उसको समझता है और एक विधिक व्यवस्था में विधिक पेशेवर के सहयोग के माध्यम से न्यायालय उस बात को कैसे निर्णित करता है, वह एक दूसरा पहलू होगा। तो यहाँ पर आवश्यकता यह है कि हम उस संदर्भ में विधि को जानने का प्रयास करें, अर्थात विधि को उसके समग्र में जानने का प्रयास करें। उसके लिए विधि के जो अत्यंत तकनीकी पक्ष हैं, उसको जानने का जब हम प्रयास करते हैं, तो हम विधिक पद्धति का अध्ययन करते हैं। विधिक पद्धति का महत्व, हमारे लिए विधिक पद्धति का क्या महत्व हो सकता है? जब हम विधिक पद्धति की बात करते हैं, तो उसमें विधि की प्रकृति, विधि के कार्य, विधि का विस्तार और विधि की विविधताओं की उचित समझ प्रदान करना ही विधिक पद्धति का उद्देश्य है। हम विधिक पद्धति में केवल विधि का अध्ययन नहीं करते हैं और सामान्यतः हम विधिक पद्धति में किसी एक विधि का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि विधिक पद्धति के नाम पर हम विधि की प्रकृति क्या है, विधि का कार्य क्या है, विधि का विस्तार क्षेत्र क्या है, विधि की विविधताएं क्या हैं, आदि बातों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम विधि की प्रकृति की बात करें, तो एक विधि दीवानी विधि है या फिर वह दांडिक विधि है। एक विधि वह एक सारभूत विधि है या प्रक्रियात्मक विधि है। एक विधि सार्वजनिक विधि है या निजी विधि है। इसको जानने के लिए हमें जो विधिक संकल्पना है और जो विधि का वर्गीकरण है, उसको जानने का प्रयास करना होगा और इस संदर्भ में हम विधि की प्रकृति को समझने का प्रयास कर पाएंगे। या फिर जब हम विधि की प्रकृति की बात करते हैं, तो विधि का जो एक अंतर्निहित प्रकृति है, वह है उसमें बाध्यकारिता का अवयव। अगर विधि बाध्यकारी नहीं है, तो उस विधि को लागू नहीं किया जा सकता या फिर उस विधि को का लोग अनुसरण नहीं करेंगे और ऐसे में उस विधि का कोई सफल पर्पज नहीं हो पाएगा, उसका कोई सफल प्रयोजन नहीं हो पाएगा। तो विधि के सफल होने के लिए उस विधि को समग्र रूप में अध्ययन, विधि की प्रकृति, विधि के विस्तार आदि को जानना यहाँ पर विधिक पद्धति का एक विषय वस्तु है। इसके साथ ही साथ जब हम विधिक पद्धति की बात करते हैं, तो विधिक पद्धति में, जैसा हमने पूर्व में कहा कि विधिक पद्धति में हम किसी एक विधि का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि विधिक पद्धति में हम विधि के मौलिक अवधारणाओं और शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। और अगर विधिक पद्धति के अध्ययन के माध्यम से अगर कोई छात्र या फिर विधिक पेशेवर या कोई शिक्षक विधि की मौलिक अवधारणाओं को समझ जाता है, जान जाता है, तो ऐसे में वह उस विधि को उचित रूप से लागू कर पाएगा, समझ पाएगा। और अगर जब हम विधिक पद्धति के विषय की बात करते हैं, तो जैसा हमने कहा कि विधिक पद्धति एक नया विषय है और इस नए विषय के माध्यम से छात्रों को विधि के मौलिक अवधारणाओं को शुरुआत में ही, उनके अध्ययन के शुरुआती वर्षों में ही बताने का प्रयास किया जाता है। और इसके माध्यम से हम इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं कि कैसे विधिक अवधारणा विकसित हुई है, कैसे कोई विधिक अवधारणा लागू की जाती है, उसको कैसे हम समझ पाएंगे। इसके पश्चात अगर हम देखें, तो जो विधिक पद्धति है, यह विधिक पद्धति उन विभिन्न विधियों, प्रक्रियाओं
या तकनीकों के बारे में छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करती है, जिन्हें विधि ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब विधायिका के द्वारा किसी विधि का निर्माण किया जाता है, तो उस विधि के निर्माण करने के पीछे कुछ उद्देश्य शामिल होते हैं। विधायिका विधि का निर्माण उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके करती है। अगर विधि के उद्देश्य को निर्धारित किया गया है, तो उन उद्देश्यों को जानने का जो प्रयास किया जाता है, वह विधि के जो जो विभिन्न प्रक्रियाएँ हैं, उसकी जो तकनीकी हैं, उसके माध्यम से किया जा सकता है। जैसे अगर हम विधायिका द्वारा कोई निर्मित विधि है, उसके उद्देश्य को जानने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर एक मूलभूत नियम यह लागू होता है कि विधायिका के द्वारा पारित विधि के उद्देश्य को जानने के लिए हमें उस पूरे विधान को पढ़ना होगा, तभी हम उसके उद्देश्य को मूलतः जान पाएँगे। तो अब यहाँ पर विधिक पद्धति में एक यह प्रश्न होता है कि हमको विधायिका को कितना पढ़ना है? क्या किसी एक प्रावधान को पढ़ कर के हम विधायिका के उद्देश्य को समझ सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे में पूरे विधिक प्रक्रिया को समझ करके, विभिन्न नियमों, उपनियमों को पढ़ करके, उसकी तकनीक के बारे में जान करके हम यह समझ सकते हैं कि किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि का निर्माण हुआ है। इसके पश्चात अगर हम विधि के निर्माण, विधि के निष्पादन और विधि की व्याख्या के प्रश्न को देखते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य में विधि के निर्माण, विधि के कार्यान्वयन और विधि के व्याख्या के लिए अलग-अलग राज्य के अलग-अलग अंगों को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। राज्य के एक अंग जिसे विधायिका कहते हैं, विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। राज्य का दूसरा अंग जिसे कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका के द्वारा विधि का प्रवर्तन किया जाता है। और राज्य का तीसरा अंग जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, न्यायपालिका के द्वारा विधि का व्याख्या की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, इसका क्या योगदान है एक विधिक विकास के संदर्भ में, उसको समझने के लिए हमको यहाँ पर जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसके लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। अर्थात विधि के अध्ययन के लिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसे हम विधिक पद्धति के अध्ययन के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी मामले में तथ्यों के बारे में जो तर्क बनाने की क्षमता है, उस मामले में किसी विशेष प्राधिकरण को कैसे और क्यों लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए जो आधार तैयार किया जाता है, वह विधि के अध्ययन के माध्यम से ही हो पाता है। अगर हम विधि के अध्ययन के पश्चात इतने सक्षम नहीं हैं कि हम ये बता पाएँ कि इस विधि के अंतर्गत प्राधिकार किसे प्राप्त है, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह विवाद किस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो ऐसे में जो विधि की हमारी जानकारी होगी वह अपूर्ण होगी और हम यह नहीं कह सकते कि हमारे पास विधि की एक समग्र जानकारी है, जिसके माध्यम से हम तर्कपूर्ण अपना निर्णय लेने में सक्षम हुए हैं, या फिर यह तर्क बनाने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हुई है कि कौन सा प्राधिकार यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें, जैसे विधिक पद्धति के अंतर्गत जो एक विषय हो सकता है, उसमें जो भारतीय विधिक परिषद है उसके द्वारा उसके जो विधिक नियम हैं, उसमें यह बाध्यकारी रूप से प्रावधान किया गया है कि भारत में जितने भी विधि विद्यालय या विधि महाविद्यालय होंगे, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय होंगे, उनके यहाँ एक मूट कोर्ट की प्रैक्टिस होगी और उस मूट कोर्ट के प्रैक्टिस के द्वारा छात्र यह जानने का प्रयास करता है या फिर यह सीखने का प्रयास करता है कि उसकी जो तार्किक क्षमता है वो कैसे विकसित की जाए, क्योंकि उस तार्किक क्षमता के विकास के बिना वह छात्र यह जानने में सफल नहीं हो पाएगा कि किसी विधि में क्या प्राधिकार हैं या फिर किसी विधि का किन किन स्थितियों में प्रवर्तन होना है, लागू किया जाना है, नहीं किया जाना है। इस संदर्भ में जो विधिक पद्धति का विषय है उसका अध्ययन अपरिहार्य हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि विभिन्न विधिक नियमों के बारे में जो छात्रों के ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग की बात है, उसको विधिक पद्धति के अध्ययन के माध्यम से और अत्यंत गहरा किया जाता है। अर्थात
विधिक पद्धति के अध्ययन के माध्यम से छात्र यह जानने में सफल हो सकता है कि जो विधि है उसका कैसे हम ज्ञान अर्जित करें, उसके बारे में हम अपनी समझ को कैसे विकसित करें या फिर कैसे हम उस विधि को प्रयोग में लाएँ। इस समझ को विकसित करने के लिए विधिक पद्धति के विषय का अपना एक महत्व है और विधिक पद्धति के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आज आज भारत में प्रत्येक विधि विद्यालयों में विधिक पद्धति जो विषय है, यह शुरुआती वर्षों में छात्रों को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा जानने का ये प्रयास करें कि जो 2 प्रचलित और प्रसिद्ध विधिक प्रणालियाँ हैं विश्व में, जिसे एक कॉमन लॉ प्रणाली और दूसरी को सिविल लॉ प्रणाली कहते हैं। तो इनकी विधिक पद्धति में क्या तकनीकी अंतर है? और कैसे इन तकनीकी का यूज़ करके हम यह बता सकते हैं कि विधिक पद्धति कौन से प्रणाली का अनुसरण कर रही है। जैसे जब हम कॉमन लॉ प्रणाली की बात करते हैं, तो कॉमन लॉ प्रणाली का पालन करने वाले देश आमतौर पर वे देश हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश या संरक्षित राज्य रहे हैं। तो कॉमन लॉ प्रणाली ब्रिटेन और साथ ही साथ ब्रिटिश औपनिवेश के अधीन आने वाले राज्यों और साथ ही साथ अमेरिका में इसको लागू किया गया है। कॉमन लॉ प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। विशेषताएं इस तरह से हैं कि कॉमन लॉ प्रणाली में संविधान हमेशा और हमेशा लिखित रूप में हो, यह आवश्यक नहीं है। हमेशा लिखित संविधान या संहिताबद्ध विधियां हों, यह आवश्यक नहीं हो। और इसका उदाहरण हमें मिलता है ब्रिटेन में, जहां पर संविधान अलिखित है। तो कॉमन लॉ जो प्रणाली है, जो विधिक प्रणाली है, उसकी एक विशेषता यह है कि विधि लिखित रूप में हो, संहिताबद्ध रूप में हो, यह हमेशा आवश्यक नहीं है। दूसरी तरफ जब हम कॉमन लॉ प्रणाली की बात करते हैं, तो कॉमन लॉ प्रणाली में जो न्यायिक निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं और इसी के माध्यम से विधि का विकास होता है। अगर किसी एक मामले में न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है और भविष्य में वैसा मामला पुनः न्यायालय के समक्ष आता है, तो उस नए मामले में न्यायालय के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय के आधार पर त्वरित निर्णय दिया जा सकता है। ऐसे में जो विशेषता है वह यह है कि न्यायिक निर्णय बाध्यकारी होंगे और यहाँ पर पूर्व न्याय निर्णय का एक सिद्धांत, जिसे जुडिशियल प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, उसको लागू किया गया है और ये विशेषता कॉमन लॉ प्रणाली की है। कॉमन लॉ प्रणाली में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आमतौर पर केवल उसी न्यायालय द्वारा या विधि के माध्यम से बदला जा सकता है, अन्य न्यायालय के द्वारा इसे नहीं बदला जा सकता। अगर हम भारत की बात करें, तो जैसे जो भारत की विधिक प्रणाली है, वह बहुत ही अधिकतम सीमा तक कॉमन लॉ प्रणाली का अनुसरण करती है, लेकिन साथ ही साथ यह कहना कि भारतीय विधिक प्रणाली केवल और केवल कॉमन लॉ प्रणाली का अनुसरण करती है, यह थोड़ा-सा अनुपयुक्त होगा, क्योंकि कुछ संदर्भों में जो भारतीय विधिक प्रणाली है, वह सिविल लॉ प्रणाली का भी अनुसरण करती है। तो यहाँ पर जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, उसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और उसके द्वारा दिए गए किसी निर्णय को उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या विधायिका के द्वारा बदला जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय के द्वारा उसके निर्णय को बदला नहीं जा सकता। इसका जो असर होता है वह यह होता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है, वो भारत के अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है और इसी को हम जुडिशियल प्रेसिडेंट या पूर्व न्याय निर्णय की आवश्यकता कहते हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित ऐसी विधियों की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम कॉमन लॉ प्रणाली की बात करें, तो कॉमन लॉ प्रणाली में अनुबंध की व्यापक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
विधि द्वारा अनुबंध में कुछ प्रावधान निहित होते हैं जो कि निजी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान हो सकता है। अर्थात यहाँ पर व्यक्तियों को संविदा करने की, अनुबंध में शामिल होने की एक स्वतंत्रता प्राप्त है और वह ऐसी स्वतंत्रता का उपयोग करके कोई भी अनुबंध किसी भी व्यक्ति के साथ स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो कॉमन लॉ प्रणाली है, कॉमन लॉ प्रणाली में आम तौर पर किसी कार्य को करने की अनुमति है जो विधि द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है। अर्थात अगर यह कहा जाए कि किन कार्यों को करने के लिए हमें अनुमति दिया गया है, किन कार्यों को करने के लिए हमें अनुमति नहीं दी गई है, तो इस संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना होगा, हर वो कार्य जिसको विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, उन कार्यों को करने की अनुमति हमें दी गई है। यह मान्यता कॉमन लॉ प्रणाली में चलती है। दूसरी तरफ जब हम सिविल लॉ प्रणाली की बात करते हैं, तो सिविल लॉ प्रणाली का जो पालन करने वाले देश हैं वो आम तौर पर वे होते हैं जो पहले फ्रांसीसी, डच, जर्मन, स्पेनिश या पुर्तगाली उपनिवेश या इनके द्वारा संरक्षित राज्य थे। हर वो राज्य जो फ्रांसीसी, डच, जर्मन या फिर स्पेनिश या पुर्तगाली उपनिवेश के अधीन थे, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में सिविल लॉ प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, जिनमें मध्य और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग भी शामिल है। सिविल लॉ प्रणाली विधि की एक संहिताबद्ध प्रणाली है। यहाँ पर जो सिविल लॉ प्रणाली है उसकी एक जो विशिष्टता है वह यह है कि यह बहुत ही सुनियोजित ढंग से संहिताबद्ध विधि का निर्माण करती है। जैसा हमने देखा कि कॉमन लॉ प्रणाली में विधि अलिखित रूप में भी हो सकता है, लेकिन जब हम सिविल लॉ प्रणाली में आएंगे तो सिविल लॉ प्रणाली में विधि सदैव लिखित रूप में होना चाहिए, सदैव संहिताबद्ध तरीके से निर्मित किया जाना चाहिए। इसकी उत्पत्ति रोमन समाज से मानी जाती है। जो सिविल लॉ प्रणाली है उसको रोमन समाज में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम सिविल लॉ प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो उसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है आमतौर पर मूल अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने वाले लिखित संविधान होते हैं। तो यहाँ पर जो सिविल लॉ प्रणाली है, इस सिविल लॉ प्रणाली के लिए आवश्यक यह है कि संविधान हमेशा और हमेशा लिखित रूप में होगा। अर्थात अलिखित संविधान का कोई प्रावधान सिविल लॉ प्रणाली में नहीं होता है। सिविल लॉ प्रणाली के अधीन संविधान का लिखित होना आवश्यक है। यह एक विशेषता है सिविल लॉ प्रणाली की। दूसरी विशेषता इसकी है, केवल विधायी अधिनियमों को सभी के लिए बाध्यकारी माना जाता है। जो विधायिका के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों को ही बाध्यकारी माना गया है। न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी नहीं माना गया है या फिर इसे बाध्यकारी होने की बहुत ही कम गुंजाइश है। हालांकि व्यवहार में न्यायाधीश पिछले न्यायिक निर्णयों का पालन करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कॉमन लॉ प्रणाली में देखा कि वहाँ पर न्यायिक निर्णय की सर्वोच्चता होती है, न्यायिक निर्णय बाध्यकारी होता है, वैसा कोई प्रावधान सिविल लॉ प्रणाली में नहीं है। सिविल लॉ प्रणाली में जो न्यायिक निर्णय होते हैं वो अपने आप में बाध्यकारी नहीं होते हैं और सिविल लॉ प्रणाली में न्यायिक निर्णय को मानने के लिए न्यायाधीश बाध्य नहीं होता है। इसके साथ ही साथ जब हम सिविल लॉ प्रणाली की अन्य विशेषताओं को देखते हैं तो इसमें अनुबंध की स्वतंत्रता बहुत कम है। अर्थात व्यक्ति को किसी संविदा में सम्मिलित होने, किसी अनुबंध में शामिल होने की जो स्वतंत्रता है वह कॉमन लॉ जो प्रणाली है उसकी तुलना में कम है और कई प्रावधान विधि द्वारा अनुबंध में निहित होते हैं और पक्षकार उन प्रावधानों से बाहर अनुबंध नहीं कर सकता है। अर्थात पक्षकारों के अनुबंध करने की जो स्वतंत्रता है उसको यहाँ पर सीमित किया गया है। अनुबंध करने की जो स्वतंत्रता है उसमें सीमित करने का यहाँ पर उद्देश्य यह है कि जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसे बाधित किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो सिविल लॉ प्रणाली है, जैसे कि
जिस तरह से इसे जर्मनी में या फिर इटली में या फिर फ्रांस में लागू किया गया है, विधि के विद्वानों के लेखन का न्यायालयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो विधि के विशेषज्ञ हैं, जो विधि के विद्वान हैं, उनके द्वारा जो लिखित दस्तावेज है, उनके द्वारा जो शोध किया जाता है, उन शोधों का, उन दस्तावेजों का सिविल लॉ प्रणाली में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात सिविल लॉ प्रणाली में जो न्यायालय का निर्णय है, उस न्यायालय के निर्णय के रूप में जो विधिक वेत्ताओं के दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दस्तावेजों का उपयोग करके न्यायालय अपने निर्णय तक पहुंचने में सक्षम होता है। अगर हम देखें तो सिविल लॉ प्रणाली में आमतौर पर अलग-अलग संवैधानिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय और सिविल न्यायालय प्रणालियां होती हैं, जो विधि और प्रशासनिक कृत्यों की संगति पर राय देती हैं और उस विशिष्ट संहिता की व्याख्या करती हैं। अर्थात यहाँ पर संवैधानिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय और सिविल न्यायालय की अलग-अलग प्रणालियां विद्यमान हैं। अगर हम देखें तो कुछ हद तक यह संवैधानिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, न्यायालय की प्रणाली या फिर सिविल न्यायालय की प्रणाली आपको कॉमन लॉ प्रणाली में भी मिलती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो अनुबंध की स्वतंत्रता है वो बहुत कम है कॉमन लॉ प्रणाली की तुलना में सिविल लॉ प्रणाली में। अब इसके पश्चात हम जब विधिक पद्धति के अध्ययन की बात करते हैं तो विधिक पद्धति, जैसा हमने कहा कि विधिक पद्धति के अध्ययन में वह मूलभूत बातें सम्मिलित हैं, वह मूलभूत विषय सम्मिलित हैं जो विधि को बहुत ही समेकित रूप में जानने के लिए, बहुत ही विस्तृत अर्थों में जानने के लिए आवश्यक होता है। और ऐसे में इस व्याख्यान में कुछ बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। उसमें पहला है विधि का स्रोत। जब भी हम विधि के अध्ययन की बात करते हैं तो हमारे लिए जो आवश्यक प्रश्न होता है वह यह होता है कि विधि का स्रोत क्या है। अगर हम विधि के स्रोत की पहचान नहीं कर सकते तो हम विधि की भी पहचान नहीं कर पाएंगे, या फिर यह कर सकते हैं कि विधि में स्पष्टता नहीं होगी। तो विधि में स्पष्टता लाने के लिए, या फिर यह कहिए कि विधि के सुनियोजित विकास के लिए विधि के स्रोत को जानना आवश्यक हो जाता है। तो यह एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे हम विधिक पद्धति के रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि विधि का स्रोत क्या है। हम सभी जानते हैं कि विधि के स्रोत से तात्पर्य उन सभी प्राधिकार, उन सभी संस्थाओं, उन सभी व्यक्तियों से है जिससे राज्य के विधि के नियम बनाए जाते हैं। राज्य किन माध्यमों से, किन प्राधिकारियों के माध्यम से, किन संस्थाओं के माध्यम से, किन व्यक्तियों के माध्यम से विधि का निर्माण करता है, उसे हम विधि के स्रोत के रूप में जानते हैं। और विधि के स्रोत से तात्पर्य उस निकाय से है जिसके द्वारा विधि को जारी किया जाता है, विधि को अधिनियमित किया जाता है, विधि का प्रवर्तन किया जाता है और विधि को प्रख्यापित किया जाता है। अगर हम देखें तो विधि के स्रोत में वो सब विषय सम्मिलित हैं जिसके माध्यम से विधि का निर्माण, विधि का अधिनियमन, विधि का प्रवर्तन, विधि का प्रख्यापित किया जाना सम्मिलित है। अर्थात विधि के स्रोत में इन सारे विषयों को सम्मिलित किया जाता है। हम जब विधि की बात करते हैं तो जो अंतर्निहित यहाँ पर प्रश्न है वह यह प्रश्न है कि यह विधि कहाँ से आई है, इस विधि का निर्माण किसने किया है, इस विधि का स्रोत क्या है, किसने इस विधि को बनाया है, और जिस प्राधिकारी ने इस विधि को बनाया है क्या उसे विधि बनाने का प्राधिकार है। तो इन सारे बातों का अध्ययन विधिक पद्धति का विषय हो सकता है। जब हम संप्रभु राज्य की बात करते हैं तो विधिक नियम एक संप्रभु राज्य के भीतर उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर बाध्यकारी होता है। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि जब विधि का निर्माण किया जाता है तो विधि के निर्माण के पीछे का जो परम उद्देश्य होता है वह होता है उस विधि को बाध्यकारी बनाना, उस विधि को लागू किया जाना। अगर विधि का निर्माण किया जा रहा है तो विधि के निर्माण से पूर्व यहाँ पर एक आशय सन्निहित होता है कि इस विधि का
प्रवर्तन किया जाएगा, इस विधि को बाध्यकारी बनाया जाएगा और इस विधि के माध्यम से व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित किया जाएगा। अर्थात विधि के बनाए जाने के साथ ही साथ उस विधि के पालन किए जाने की आवश्यकता अपरिहार्य है। अर्थात प्रत्येक विधि इस आशय के साथ बनाई जाती है कि उस विधि का पालन किया जाए। इसके बाद जब हम देखते हैं, अगर हम जो प्रमाणवादी विचारक हैं सॉमन, अगर उनके वर्गीकरण को देखें तो उन्होंने विधि को प्रारूपिक और तात्विक स्रोतों में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार जो विधि के स्रोत हैं उन विधि के स्रोतों को तात्विक स्रोत और प्रारूपिक स्रोत में वर्गीकृत किया जा सकता है। और यहां पर जो प्रारूपिक स्रोत है, प्रारूपिक स्रोत से तात्पर्य ऐसे स्रोत से है जिसमें विधि संबंधी नियम अपना बल और वैधानिकता प्राप्त करते हैं। तो कोई भी विधि का स्रोत जिसके माध्यम से विधि में वैधानिकता आती है, विधि में बाध्यकारिता का बल उत्पन्न होता है, उसे विधि का औपचारिक स्रोत माना जाता है। तो एक विधि के विद्यार्थी होने के नाते या विधिक पेशे से जुड़े होने के नाते आवश्यकता यह जानने की है कि अगर विधि का निर्माण किया गया है तो उस विधि के निर्माण में वैधानिकता कहाँ से आती है, या फिर उस विधि के निर्माण में उसके प्रवर्तन का क्या बल है, इसको जानना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे में हम सभी जानते हैं कि अगर किसी विधि का निर्माण किया जा रहा है तो विधि की वैधानिकता या विधि के पीछे जो बल है, उसकी जो बाध्यकारिता है, उसको हम उस विधि के प्रारूपिक स्रोत में पा सकते हैं। और विधि के प्रारूपिक स्रोत में यहाँ पर जो संविधियां या फिर न्यायालय के निर्णय हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। जो विधि बनाई गई है विधायिका के द्वारा, वह विधि अपने आप में उस विधि का एक प्रारूपिक स्रोत है। हम उसी के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि उस विधि की वैधानिकता कहाँ है और उस विधि में क्या बाध्यकारिता है। साथ ही साथ जो विधि की वैधानिकता है या फिर जो वैधानिक विधियां पारित की जाती हैं या फिर जो न्यायालय के निर्णय दिए जाते हैं, उसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, अगर राज्य ने एक आपराधिक विधि का निर्माण किया और उसमें एक किसी एक क्रिया को राज्य ने अपराध के रूप में परिभाषित किया है। राज्य यह कहता है कि यह क्रिया अपराध है और इसके किए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर यह परिलक्षित होता है कि राज्य की इच्छा है कि ऐसे एक क्रिया को अपराध की श्रेणी में रखना, और अगर वह क्रिया की जाती है, उसका प्रवर्तन किया जाता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। अर्थात इन स्रोतों से, जो प्रारूपिक स्रोत हैं, इनके माध्यम से हम राज्य की इच्छा को भी समझने का प्रयास कर सकते हैं और राज्य की इच्छा को जानने का प्रयास कर सकते हैं। अगर इस प्रश्न को देखें तो हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अगर राज्य ने कोई विधि पारित की है, विधायिका ने कोई विधि पारित की है, तो उस विधायिका का एक निश्चित उद्देश्य होगा और वही उद्देश्य उस राज्य की इच्छा के रूप में जानी जाती है। इसके पश्चात जो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जिसको हम विधिक पद्धति के अध्ययन के रूप में देखते हैं, वह है विधि के शासन की अवधारणा। अगर विधि का निर्माण किया जा रहा है तो विधि के निर्माण के पीछे का जो आशय है वह है उस विधि की सर्वोच्चता। अर्थात विधि सर्वोच्च होगी, विधि के ऊपर कोई नहीं होगा, और विधि की इस सर्वोच्चता को निर्धारित करने के लिए, इस सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए विधि के शासन की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। विधि के शासन की अवधारणा की ये जो अभिव्यक्ति है, ये फ्रांसीसी वाक्यांश है जिसको ला प्रिंसिपी डी लीगलाइट के नाम से जानते हैं, जिसे विधि की वैधानिकता का सिद्धांत कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। अर्थात जब भी कोई विधि पारित की जाती है तो वह विधि सर्वोच्च होगी, वह विधि वैधानिक विधि होगी और उसे लागू किया जाना है, ये अपने आप में अंतर्निहित है। इसके लिए हमें अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि विधि के शासन की अवधारणा लागू है। विधि के शासन से तात्पर्य है कि जो कार्यवाही के
सामान्य मानक हैं, उसे विधि द्वारा परिभाषित, विधि द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उसके अधीन उसका अनुसरण किया जाना है। और अगर हम सर एडवर्ड कोक के शब्दों में विधि के शासन को समझने का प्रयास करें, तो सरकार की ओर से मनमानी शक्ति का अभाव। अर्थात जब हम विधि के शासन की बात करते हैं तो विधि की सर्वोच्चता होती है और राज्य के पास मनमाना करने की शक्ति नहीं होती है। जो सरकार होता है वो मनमाना नहीं कर सकता है। सरकार का गठन, सरकार की शक्तियां, सरकार की शक्तियों का उपयोग आदि सारे कार्य जो विधि बनाई गई है उसके अधीन निष्पादित किए जाएंगे। तो इस संदर्भ में हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम समझें कि विधि के शासन की अवधारणा क्या है। आधुनिक संदर्भ में इसका तात्पर्य विधि की सर्वोच्चता से है। अर्थात हमें यह समझना है, विधि के विद्यार्थी के रूप में जब हम विधिक पद्धति का अध्ययन करते हैं तो हमें शुरू में ही यह समझ लेना चाहिए कि विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। जो भी विधि बनाई जाती है वह विधि सर्वोच्च होती है और साथ ही साथ उस विधि के समक्ष सब समान होते हैं। विधि भेदभाव नहीं करती है। अमीर से अमीर व्यक्ति और साथ में गरीब से गरीब व्यक्ति दोनों विधि के समक्ष समान हैं। तो विधि के समक्ष समानता का जो ये प्रावधान है, यह प्रावधान विधि के शासन की अवधारणा का एक अंतर्निहित पक्ष है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जब विधि का निर्माण किया जाता है तो उस विधि के प्रति राज्य की या फिर व्यक्तियों की जवाबदेही होती है। तो राज्य या व्यक्तियों की जवाबदेही और उस जवाबदेही में निष्पक्षता का लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक है उस विधि के प्रवर्तन के लिए। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि विधिक पद्धति में हमको विधि के शासन की अवधारणा को जानने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ विधिक पद्धति के इस विषय में हमें विधि के संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि राज्य के 3 अंग हैं, जिसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है विधि का कार्यान्वयन करना और न्यायपालिका का कार्य है विधि का निर्वचन करना। ऐसे में विधिक पद्धति के रूप में हमें यह स्पष्ट अध्ययन कर लेना चाहिए कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत शक्ति का किस तरह से बंटवारा किया गया है और किस तरह से राज्य के एक अंग राज्य के दूसरे अंग की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते या फिर उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। अगर किसी विधि का निर्माण जिसके लिए शक्ति कार्यपालिका को नहीं दिया गया है, कार्यपालिका को दिया गया है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी विधि में वैधानिकता नहीं है, क्योंकि उस विधि को निर्मित करने का, उस विधि के निर्माण का प्राधिकार कार्यपालिका को प्राप्त नहीं था। तो हमें यह समझना चाहिए कि विधि की वैधानिकता कहाँ से आती है। विधि को निर्माण करने का, विधि के कार्यान्वयन करने का, विधि के निर्वचन करने का क्या प्राधिकार है। इस संदर्भ में जो फ्रांसीसी विधिवेत्ता मॉन्टेस्क्यू हैं, जिनकी पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज, जो 1750 के आसपास जिसे पब्लिश किया गया था, उस पुस्तक में पहली बार शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। मॉन्टेस्क्यू का यह सिद्धांत इस तथ्य का प्रतीक है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का उपयोग करने का प्राधिकार नहीं होना चाहिए, या फिर आप ये कहें कि सरकार के विभिन्न अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हों और उस स्वतंत्रता के आधार पर वो कार्य करें। हम ये एग्जामिन करते हैं, परीक्षित करते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वह विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों में किस तरह से उपलब्ध है। अगर हम शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को देखें तो वेड एंड फिलिप के अनुसार जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति को सरकार के एक से अधिक अंग का भाग नहीं होना चाहिए। अर्थात सरकार के विभिन्न अंगों का कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए तथा सरकार के एक अंग को सरकार के अन्य अंगों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
और तीसरा यहाँ पर इसका पहलू है कि सरकार के एक अंग को सरकार के 2 अन्य अंगों के कार्य में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जैसे अगर हम उदाहरण दें, जो अमेरिका का संविधान है या फिर अन्य देशों का संविधान है, उसमें यह व्यवस्था विकसित की गई है कि राज्य का एक अंग, भले ही उसे यह प्राधिकार नहीं है कि राज्य के दूसरे अंग की शक्तियों में वह हस्तक्षेप करे, लेकिन अगर राज्य का एक अंग मनमाना करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के दूसरे अंग को हस्तक्षेप करने का प्राधिकार दिया गया है। यहाँ पर अगर हम अमेरिका के संविधान का उदाहरण लें, तो अमेरिका के संविधान में जो विधि के निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है, वो विधायिका को प्राप्त है। लेकिन अगर विधायिका मनमाने तरीके से विधि का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, वह अपनी वीटो शक्ति का उपयोग कर सकता है और वीटो शक्ति के उपयोग करने के पश्चात विधायिका के लिए यह बहुत कठिन होता है कि वह उस विषय पर विधि का निर्माण करे। या फिर अगर हम भारत में देखें, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश के माध्यम से विधि बना सकता है। अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान किया गया है कि जब संसद के दोनों सत्र दोनों सत्र सदन में नहीं चालू हो रहे हैं और राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि ऐसी आवश्यकता है कि विधि निर्माण की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का एक अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति, जो कि कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख है, उसे विधि के निर्माण का अर्थात विधायी शक्ति प्रदान किया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम न्यायिक प्रणाली की बात करें, तो न्यायिक प्रणाली के विकास को समझना भी विधिक पद्धति के विषय का एक अंग हो सकता है। और भारत में किस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हाई कोर्ट का गठन होता है और बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय संविधान का निर्माण होता है, जो बाद में भारतीय संविधान के अधीन सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप लेता है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, न्यायिक प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के अधीन राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से विधि के शासन की अवधारणा को समझना, शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा को समझना या फिर न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था को समझना और साथ ही साथ विधि के स्रोत को समझना विधिक पद्धति के अध्ययन का विषय हो सकता है। इस व्याख्यान के अंत में हम देखते हैं कि हमने इस व्याख्यान में विधिक पद्धति के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, क्यों विधिक पद्धति के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर विधिक पद्धति के अध्ययन का क्या महत्व है, इस विषय को हमने विस्तृत भी जानने का प्रयास किया। हमने ये जानने का प्रयास किया कि विधिक पद्धति के अध्ययन के रूप में हम किसी विशिष्ट विधि का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि अनेक विधियों की जो मौलिक विशेषताएं हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ इस व्याख्यान में हमने जो कॉमन लॉ प्रणाली और सिविल लॉ प्रणाली में की विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं का इस संदर्भ में जानने का प्रयास किया कि एक विधिक पद्धति के रूप में उनका क्या योगदान हो सकता है। साथ ही साथ हमने विधिक पद्धति के संदर्भ में, विधिक पद्धति के अध्ययन के संदर्भ में विधि के स्रोत, विधि के शासन की अवधारणा, विधि के शासन के संदर्भ में शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा और साथ ही साथ न्यायिक प्रणाली की जो व्यवस्था है, उसको जानने का प्रयास किया। और इस व्याख्यान में हमने जो आधुनिक न्यायिक प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उसको जानने का प्रयास किया। इस तरह से हम देखते हैं कि विधिक पद्धति का ये जो विषय है, यह विधिक पद्धति का विषय अनेकों विधियों की जो मूल विशेषताएं हैं, उनको जानने में, उनकी जानकारी प्रदान करने में हमारे लिए सहायक होती हैं। धन्यवाद।